हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट, आज पढ़ेंगे उसी की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या हैं। फिर पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश की शर्तें क्या हैं। बताए थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन की जो शर्तें होती हैं वो दोनों को मिला करके प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन की शर्तें पेपर में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी पढ़े थे गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बताए थे गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हेडिंग डालेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें डालेंगे हेडिंग दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हेडिंग हम लोग डालिए दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इम्पोर्टेंट definition related to मिरर। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें हम लोग बना लेंगे पहले फिगर, और इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे। इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे। और इसका नाम रख लेते हैं M1 और एक से ए का नाम रख लेते हैं M2। इसमें एक प्रकाश की किरण ए है। इसमें वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। वस्तु को रख देते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। और एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकल कर जाती है और दर्पण के बिंदु M से टकराती है और पुनः फोकस से होती हुई MY दिशा में लौट जाती है। फिर बताएंगे जो प्रकाश की दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से जाती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस, या जिधर से जा रही उधर ही वापस लौट आती है। ये है वक्रता केंद्र। और ये रखिए वस्तु रख देंगे AB, और यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब A1 B1। ये है ध्रुव P और यह फोकस दूरी। इसके बीच दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को उसको कहते हैं फोकस दूरी, और उसको लिखते हैं स्मॉल f से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और उसको लिखते हैं कैपिटल R से। तो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, ए प्रकाश की किरण AM दर्पण के बिंदु M से टकराई और टकरा करके फोकस से होती हुई MY दिशा में लौट गई। तो इसमें हम लोगों को परिभाषाएं पढ़ना है। पढ़ेंगे ध्रुव क्या होता है,
फोकस की मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो यही परिभाषाएं पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव क्या है। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या है। तो बताएंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लिखेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे नोट, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। तो बताएंगे दर्पण का ध्रुव, फोकस और जो वक्रता केंद्र है, इन्हीं को जो मिलाने वाली रेखा होती है, सरल रेखा, उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष, और ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो बताएंगे मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। तो बताएंगे दर्पण का ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं। ध्रुव, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या बताएंगे दर्पण के ध्रुव में। तो बताएंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और बताएंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस को मिला के बीच की जो दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है। तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस, जो मुख्य फोकस है, उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी
दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या बताएंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नोट करके इसमें लिख देंगे एक पॉइंट, और वो पॉइंट लिखना है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन से? तो स्मॉल एफ से। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो एक बार पुनः पढ़ लेंगे, बताएंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और पढ़े हैं फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी, फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है तथा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और इसका कुछ नाम रख लेंगे जी। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। फोर्थ हेडिंग है वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और जो रेडियस होती है त्रिज्या उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नोट करके पॉइंट लिख देंगे कि वक्रता केंद्र को सी और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या
को क्रमशः सी तथा आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बताएंगे, वक्रता केंद्र में और वक्रता त्रिज्या में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सी और आर से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं और जो उसकी रेडियस होती है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसमें नोट करके पॉइंट लिख देंगे। मुख्य फोकस में नोट करके पॉइंट लिख देंगे कि जो मुख्य फोकस होता है उसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी बची है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब बची है फोकस तल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोकस तल। कौन कौन सी हेडिंग हो गई? एक तो मुख्य अक्ष हो गई, फोकस दूरी हो गई, फोकस तल हो गई, ध्रुव हो गई, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे मुख्य फोकस हो गई, फोकस तल डालेंगे फोकस तो मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। और फोकस तल की क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती उसे मुख्य फोकस बताए थे, मुख्य फोकस कहते हैं। और उस तल को फोकस तल कहते हैं। क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के समांतर मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये परिभाषा भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? एक तो ऐसे बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस तल से होकर गुजरती है उसे उसे फोकस तल कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के समांतर मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। चलो तो दोनों परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। लिखेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के समांतर मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस तल से होकर गुजरती है उसे फोकस तल कहते हैं। तो अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे इसकी। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु
वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस तल से होकर गुजरती मुख्य अक्ष क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस तल से होकर गुजरती मुख्य फोकस के जिस तल से होकर गुजरती है उसे फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। या ऐसे भी बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष के जिस तल से होकर गुजरती है उसे फोकस तल कहते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फोकस तल की परिभाषाएं। तो दो परिभाषाएं पढ़ें। एक तो बताएं मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के समांतर। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के समांतर मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। दूसरी परिभाषा पढ़े हैं मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस तल से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस अर्थात फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ चुके और फोकस तल की पढ़ चुके। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। क्या हेडिंग डालेंगे? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो बताएंगे दर्पण के अर्धचंद्राकार भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अच्छा, व्यास क्या होता है? तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, बटे में मानो 1 और इसका y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो कैंची गुणा, तो d बराबर हो जाएगा 2r के। कहने का मतलब जो व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा और जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी। तो परिभाषा लिखेंगे दर्पण के अर्धचंद्राकार भाग के व्यास को दर्पण के अर्धचंद्राकार का भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लो, फिर आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेन हेडिंग डाल लेंगे बीच में, बीच कॉपी के ऊपर वाले लाइन में बीच में डालेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कंडीशन कितनी होती है? 6 होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। तीसरी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। चौथी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो। नेक्स्ट कंडीशन जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। और फिर लास्ट कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी हो। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसका नाम रख देते हैं, एक सिरे का M1 और दूसरे का M2। तो मान लेते हैं M1 M2 है और इसमें खींच देते हैं मुख्य अक्ष और इसमें अनंत पर रख देते हैं एक वस्तु रख देते हैं अनंत पर। एक प्रकाश की किरण जो जाएगी वक्रता केंद्र से और दूसरी जाएगी फोकस से। तो एक को गुजारो मुख्य फोकस से और दूसरे को वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, वस्तु का इमेज बनेगा। ये मान लेते हैं जो ये जी बिंदु है, ये प्रकाश की किरण इधर आएगी और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ये प्रकाश की किरण आएगी और टकरा करके मान लेते हैं एम बिंदु, एम से टकराएगी और पुनः एम वाई दिशा में चली जाएगी। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये सेंटर है, वक्रता केंद्र।
तो हम लोग इसमें लिखेंगे वस्तु की स्थिति। पहली हेडिंग बनाएंगे वस्तु की स्थिति और दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति, फिर तीसरी बनाएंगे प्रकृति क्या होगी। तो पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति और दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फिर प्रकृति, किसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का नेचर कैसा होगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो बताएंगे वस्तु की स्थिति अनंत पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, देखो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो लिखेंगे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस पर। और कैसा बनेगा, तो बताएंगे वास्तविक उल्टा बनेगा। ये A1 और ये है B1। तो कैसा बनेगा बताएंगे, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, एवं आकार में उससे छोटा बनेगा। क्योंकि वस्तु रखी है अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु रखी है पता ही नहीं होता, अनंत पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु हो सकती है। तो बताएंगे कि प्रकृति क्या होगी, तो बताएंगे कि जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, उल्टा होगी, एवं आकार में उससे छोटी होगी। किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। तो लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा। तो क्या बताएंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कैसा बनता है, तो बताएंगे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, एवं आकार में उससे छोटा बनता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब देखो, अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अब रखी जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। रखी थी वक्र अनंत पर, अब रखी जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जब वस्तु अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, वक्रता केंद्र के मध्य में रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे हम लोग। फिगर बनाएंगे और ऊपरी भाग पर पॉलिश कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपरी भाग पर पॉलिश किया जाता है, इसलिए यह अवतल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि अवतल दर्पण में दबे हुए उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको लिख देंगे M1 और ये M2। मुख्य की लाइन खींच देंगे।
इसमें वस्तु रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो ये प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं वस्तु रखी ए बी और ए बिंदु मान लेते हैं जी है, ए ध्रुव है पी और ये एम है, ये वाई है। ये प्रकाश की किरण ए जो है ए जी तक जाएगी और जी के बिंदु जी से टकराएगी और पुनः जी ए दिशा में वापस लौट आएगी। ये वक्रता केंद्र है, सी से लिखते हैं, और ये फोकस है, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर क्या होगा तो इमेज बनेगा। किसका? तो वस्तु का। किसका? तो बताएंगे वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? इसी के मध्य में बनेगा। किसके मध्य में? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये वस्तु प्रतिबिंब बना A1 B1 प्रतिबिंब बना। ये प्रकाश की किरण जो AM है AM से टकराएगी और पुनः MY दिशा में चली जाएगी। तो पहली हेडिंग इसमें फिर वही बनाएंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और लास्ट में प्रकृति क्या होगी, नेचर लिखेंगे। देखो तो क्या बताएंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो लिख देंगे अनंत तथा सेंटर के मध्य, इनफाइनाइट तथा सेंटर के मध्य, कहने का मतलब वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो लिखेंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। फिर प्रकृति क्या होगी तो बताएंगे। देखो इसमें क्या बताएंगे कि प्रकृति क्या होगी तो वास्तविक होगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा एवं आकार में उससे बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा बना है। देखो वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब बना A1 B1, तो उल्टा बना। वस्तु रखी ए बी, ये बड़ी दिख रही है और प्रतिबिंब जो है छोटा, तो छोटा बना। वास्तविक और कैसा? उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं आकार में उससे छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा तो बताएंगे, वस्तु आकार में छोटा बनेगा। क्या होगा? कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बताएंगे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में उससे छोटा बनता है। कहाँ बनता है तो ध्रुव मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कब? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी। तो इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कौन सी? तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनेगी, देखो पहले कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखे थे। फिर क्या पहले कहाँ रखे थे? तो पहली कंडीशन में अनंत पर रखे थे। दूसरी कंडीशन में अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रख दी।
अनंत था, इधर अनंत है और इधर ये वक्रता केंद्र, इसके मध्य रख दिए। अब कहाँ रखेंगे, अब अनंत सॉरी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फिर इसके मध्य रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फिर इसके मध्य रखेंगे।